नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं की। ये पशुधन परिचय की पहली क्लास है। इसके अंदर अपन क्रियाओं से संबंधित क्या क्या टर्मिनोलॉजी बन रही है, क्या क्या प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला पशुपालन विज्ञान की परिभाषा, जैसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, इसकी परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी परिभाषा होती है बेटा कृषि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं का पालन पोषण, आहार, प्रजनन, स्वास्थ्य, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, वो पशुपालन विज्ञान कहलाती है। सबसे पहली बात करते हैं, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में हुई। अगर आपसे कभी प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1957 में। तो दो चीजें अपन ने पढ़ी यहाँ पे, पालतू पशु का एक तो आहार, प्रजनन, स्वास्थ्य, इन सब का ध्यान रखा गया, तो वो पशुपालन विज्ञान कहलाई, यानी एनिमल हस्बेंड्री कहलाई। और राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में हुई। अब आप देखो, सबसे पहले अपन को याद होना चाहिए कि जैसे आप एक चीज मान के चलिएगा कि ये पशु के 4 पैर हो गए, ये पशु का पूंछ वाला भाग हो गया और ये पशु का मुंह वाला भाग हो गया। देखो, आपको पशुपालन विभाग में सबसे पहले पशुपालन विज्ञान में ये पता होना चाहिए कि पशुओं की गणना कहाँ से की जा रही है। जब आपको ये पता होगा कि पशुओं की गणना कहाँ से की जा रही है, तो आप उनके शरीर के बारे की अंदर के जितने भी अंग उनके बारे में आप जान सकते हो कि उन्हें गिराना किधर है, दूध किधर से निकालना है, कौन सी क्रिया किधर से की जाती है, उन सब के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो देखिए, ये आगे वाला पैर हो गया, ये पूंछ से। तो सबसे पहली बात ये आती है कि पशुओं में गणना कहाँ से की जाती है। सबसे पहला बात ये आता है बेटा, पशुओं में गणना कहाँ से की जाती है, तो पशुओं में गणना की जाती है पूंछ से की जाती है। दूसरी बात, अगर अपन पूंछ से गणना करेंगे तो ये राइट वाला भाग होगा और ये होगा लेफ्ट वाला भाग, यानी कि ये दाएं वाला भाग होगा और ये बाएं वाला भाग होगा। गणना आपने पूंछ की तरफ से की थी। तो अब अपन अगर बात करते हैं तो राइट साइड पे तो पशु में होता है गर्भाशय, जबकि बाएं साइड में होता है आमाशय, यानी कि पेट। तो अगर आपसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है कि पशु में गणना कहाँ से करोगे, तो पूंछ से करोगे। पशु में राइट साइड पे क्या होगा, गर्भाशय होगा, बाईं साइड पे क्या होगा, आमाशय होगा। अब आप देखो, सबसे पहली बात कि पशुओं को गिराओगे किस साइड पे, यानी कि प्रश्न आ सकता है कि आप किस ओर गिराया जाता है पशुओं को, तो पशुओं को गिराया जाता है राइट साइड पे, यानी कि दाईं ओर गिराया जाता है। तो ये पशुओं को गिराने वाली जो प्रोसेस होती है वो की जाती है बेटा दाईं ओर, और पशुओं को गिराना कहलाता है कास्टिंग। पशुओं को गिराना क्या कहलाता है, कास्टिंग। अभी अपन गिराने की वीडियो के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो अभी सबसे पहले आप ये समझिए, गणना कहाँ से की गई। दाईं साइड पे क्या था, बाईं साइड पे क्या था, दाईं साइड पे गर्भाशय था, बाईं साइड पे आमाशय था। पशु को गिराया किस साइड पे, दाईं साइड पे गिराया। अगला, जिस साइड पे आमाशय होगा तो पशु को आफर आने पर आप प्रोकार केनुला जो नामक उपकरण लगाओगे, वो भी किस साइड पे लगाया जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए कि प्रोकार केनुला जो नामक उपकरण लगाओगे वो भी पशु के किस ओर लगाया जाता है, लेफ्ट साइड पे लगाया जाता है। क्योंकि जिस साइड पे, यानी कि जिस स्थान पर आपका आमाशय होगा उस स्थान पर आपको प्रोकार केनुला लगाना है। अगली बात आती है कि पशुओं में दूध निकालने की जो क्रिया है, दूध निकालने की जो क्रिया है वो किस ओर से की जाती है, तो दूध निकालने की क्रिया भी बाईं ओर से की जाती है। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर रिवाइज कर रहा हूं, आप एक बार इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, पशुओं में गणना कहां से की गई, तो पूंछ वाले भाग से पशुओं में गणना की गई। दूसरी ओर, गर्भाशय किस साइड पे होता है, तो गर्भाशय होता है राइट साइड पे होता है, यानी दाईं ओर होता है। आमाशय किस साइड पे था, बाईं ओर था। पशु को गिराया किस साइड पे था, तो पशु को गिराया था अपन ने दाईं ओर गिराया था। पशु को गिराना क्या कहलाया, कास्टिंग कहलाया। बाईं ओर क्यों गिराया नहीं जाता है, क्योंकि बाईं ओर आमाशय होता है, तो आमाशय यानी कि पेट से संबंधित गड़बड़ी होने का भी खतरा रहता है। और आमाशय मान के चलो शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, तो वो भी एक समस्या रहती है। तो नॉर्मली उसको गिराया जाता है राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे उसका आमाशय होता है। तो पशु को आफर आने पर ट्रोकार केनुला नामक उपकरण भी किस ओर लगाया जाता है, बाईं ओर लगाया जाता है। और दूध निकालने की जो क्रिया होती है वो भी किस ओर से की जाती है, बाईं ओर से की जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको ये थोड़ा सा नॉलेज था कि आपको गणना कहां से करनी थी, राइट साइड पे क्या था, लेफ्ट साइड पे क्या था। तो इन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अब आप आगे देखिए, देखो अपन ने अभी बात करी थी कास्टिंग के बारे में कि पशु को गिराना क्या कहलाता है, तो पशु को गिराना कास्टिंग कहलाता है। अब देखो, नॉर्मली गाय, भैंस और घोड़ा
इन दोनों की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है गिराने की, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। गाय भैंस में कौन सी विधि से गिराया जाता है, घोड़े में किससे गिराया जाता है? तो गाय भैंस में एक तो रिफ्यूज, जो सबसे सर्वोत्तम विधि होती है, एक तो रिफ्यूज विधि है, एक होती है अल्टरनेटिव। एक तो रिफ्यूज विधि होती है और एक विधि होती है अल्टरनेटिव। और इसके घोड़े के अंदर एक तो होती है हॉबलस और दूसरी वाली विधि होती है डबल साइड। ये दोनों विधियां आपको याद होनी चाहिए। पशु को गिराना, कास्टिंग आपने गिराया था दाईं ओर, गाय भैंसों में गिराने की विधि है रिफ्यूज विधि और अल्टरनेटिव विधि, और घोड़े के अंदर है हॉबलस और डबल साइड विधि। यहाँ पे बात करें कि गाय भैंसों को गिराने की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो रिफ्यूज विधि हो जाएगी। अब आप आगे देखिए, अपन टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात अपन शुरू से अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो, एक होता है बेटा वालव, एक होता है वेलोविंग, एक होता है बेलोविंग और एक होता है वेलोनिंग। इधर आएगा, एक होता है मेस्टाइटिस, एक होता है मेट्राइटिस, एक होता है पायोमेट्रा। तो सबसे पहले अपन इनके बारे में बात करते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो बेटा, सबसे पहले वालव। देखो, सुअरों और भैंसों के लौटने के लिए, सुअर और भैंसों के लौटने के लिए पानी को कीचड़ का एक गड्ढा भरा जाता है, उस गड्ढे को कहा जाता है वालव। ध्यान से सुनना, आप अपने पास एक रजिस्टर रखिए, उसके में साथ के साथ नोट भी कीजिएगा। वालव यानी कि सुअरों और भैंसों के लौटने के लिए गड्ढा भरा जाता है, जिसे अपन वालव कहते हैं उस गड्ढे को। उस गड्ढे में जो लौटने की जो क्रिया होती है, यानी कि सुअरों और भैंसों का के लिए जो अपने पानी का जो गड्ढा भरा था, पानी वो कीचड़ का जो गड्ढा भरा था, वो गड्ढा वालव कहलाया था, तथा उनके लौटने की जो क्रिया थी वो अपन को वेलोविंग कहलाई। उसके बाद आता है बेलोविंग। गाय भैंसों का रमाना, गाय भैंसे जो आवाज करते हैं उस रमाने को बोलते हैं अपन बेलोविंग के नाम से जानते हैं कि गाय भैंसों के रमाने को अपन क्या बोलते हैं, बेलोविंग बोलते हैं। अगला आ जाओ वेलोनिंग। वेलोनिंग बोला जाता है बेटा जब कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है पशु में, तो कृत्रिम गर्भाधान के समय अपन जो रेक्टम के अंदर हाथ डाला जाता है गोबर निकालने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है तो लेफ्ट और राइट आपके दो हैंड, तो इसमें से क्या होता है कि अपन लेफ्ट हैंड को रेक्टम में डालते हैं और रेक्टम में हाथ डालने के बाद अपन सर्विक्स को पकड़ने की, सर्विक्स को महसूस करने की कोशिश करते हैं, तथा राइट साइड से फिर एआई गन को अपन सर्विक्स के पास ले जाते हैं, कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। तो जब सर्विक्स पकड़ने की कोशिश की जाती है रेक्टम से, तो पहले रेक्टम का सारा गोबर बाहर निकाला जाता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि रेक्टम में बार बार हाथ डालने से, निकालने से, हाथ डालने से, निकालने से रेक्टम में हवा भर जाती है और उस क्रिया को बोलते हैं बेटा वेलोनिंग बोलते हैं। तो ये चीजें याद होनी चाहिए, वाल्व क्या कहलाया, वेलोविंग क्या कहलाया, बेलोविंग क्या कहलाया और वेलोनिंग क्या कहलाया। बात करते हैं अपन मेस्टाइटिस के बारे में। तो मेस्टाइटिस का अर्थ होता है बेटा थनों में सूजन आना। थनों में सूजन आना, नॉर्मली जब थनों में सूजन आ जाती है उस क्रिया को बोलते हैं अपन मेस्टाइटिस बोलते हैं। और अगर गर्भाशय में सूजन आ जाती है, गर्भाशय में सूजन आ जाती है तो उसको बोलते हैं मेट्राइटिस। थनों में सूजन आना मेस्टाइटिस कहलाता है, जबकि गर्भाशय में सूजन आना मेट्राइटिस कहलाता है। अगला, अगर गर्भाशय में मवाद भर जाती है, गर्भाशय में मवाद भरना क्या कहलाता है, पायोमेट्रा कहलाता है। तो एक बार मैं इनको सारों को दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, तो आप एक बार फिर देखना कि सुअरों व भैंसों के लौटने के लिए पानी से भरा हुआ एक गड्ढा भरा जाता है जिसे वाल्व कहा जाता है। उस गड्ढे में लौटने की जो क्रिया होती है वो बेलोविंग कहलाती है। अगली बात करते हैं अपन गाय भैंसों का रमाना। तो गाय भैंसों का रमाना बेलोविंग कहलाता है। मैंने आपको बताया कि कृत्रिम गर्भाधान के समय जब रेक्टम में हाथ डाला जाता है तो बार बार हाथ डालना और निकालने से रेक्टम में जो हवा भर जाती है तो उस क्रिया को अपन बोलते हैं वेलोनिंग बोलते हैं। मेस्टाइटिस का मैंने आपको बताया गर्भाशय में जो नॉर्मली मेस्टाइटिस होता है, थनों में सूजन आना मेस्टाइटिस कहलाता है। मेट्राइटिस में अपन ने पढ़ा कि गर्भाशय में सूजन आना मेट्राइटिस कहलाता है। पायोमेट्रा में अपन ने पढ़ा कि गर्भाशय में मवाद भरना क्या कहलाता है, पायोमेट्रा कहलाता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए।
आगे देखिए आप, एक होता है सीरिंग, एक होता है आइंग, एक होता है रिंगिंग, एक होता है पुलेडूल, एक होता है क्लिपिंग, एक होता है डिपिंग। इन सब चीजों के बारे में, एक होता है डॉकिंग, इसके बारे में आप देखिए। सबसे पहले एक सीयरिंग हो गया, एक आइंग हो गया, एक रिंगिंग हो गया, आइंग हो गया, एक रिंगिंग, पुलेडूल, क्लिपिंग, डिपिंग और डॉकिंग हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सीयरिंग की। तो बेड में ऊन, बेड में ऊन कुतरना या ऊन काटना क्या कहलाता है? सीयरिंग कहलाता है। अगला, बेड के आंख के बुओं के चारों ओर के बाल काटना, बेड में आंख के बुओं के चारों ओर के बाल काटना आइंग कहलाता है। अपन ने सबसे पढ़ा सीयरिंग, बेड में ऊन कुतरना सीयरिंग कहलाता है। नॉर्मली आइंग, आंख के बुओं के चारों ओर के बाल काटना आइंग कहलाता है। नॉर्मल जब नर मेंढे को प्रजनन के लिए तैयार किया जाता है तो वृषण के चारों ओर तथा पेट के नीचे के चारों ओर के बाल काटने की जो क्रिया होती है वो रिंगिंग कहलाती है। पुलेडूल, मरी हुई बेड से ऊन काटना या उतारना पुलेडूल कहलाता है। तो सबसे पहले आप बात समझने की कोशिश करना, सीयरिंग, बेड में ऊन कुतरना या ऊन को काटना क्या कहलाता है? सीयरिंग कहलाता है। आइंग, आंख के बुओं के चारों ओर के बाल काटना आइंग कहलाता है। वृषण के चारों ओर के बाल काटना रिंगिंग कहलाता है। मरी हुई बेड से ऊन कुतरने की क्रिया को पुलेडूल कहा जाता है। अगला जो क्लिपिंग, तो गाय भैंस में बाल काटने की क्रिया, आपने देखा होगा कि गाय भैंसों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें भी बाल काटे जाते हैं। जब बड़े बड़े गर्मियों में जो उनके बड़े बड़े जो बाल होते हैं उसको काट दिया जाता है। भैंसों में भी कभी कभी बालों को काटा जाता है, तो उस क्रिया को क्लिपिंग बोला जाता है। अगला डिपिंग, डिपिंग का अर्थ होता है बेटा बेड के बच्चों को दवा से भरे हुए पात्र में डुबो कर निकालना। एक दवा का पात्र भर दिया जाता है, उसमें डुबो कर उनको निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपिंग। और कई बार एग्जाम में आया है कि बेड में डिपिंग की क्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कई प्रकार के ऑप्शन होंगे, लेकिन आपका आंसर एक ही होना चाहिए कि बाह्य परजीवी से मुक्ति। बेड में बाह्य परजीवी सबसे ज्यादा पड़ते हैं, इसीलिए उसे परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। तो छोटे बच्चों के अंदर भी बाह्य परजीवी ज्यादा होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, एक पात्र भर लेते हैं दवा का, उसमें डुबो के रखते थे और निकालते, इसलिए उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपिंग बोलते हैं। अगला आ जाओ डॉकिंग। डॉकिंग होता है बेड में पूंछ काटने की क्रिया। पेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? डॉकिंग बोलते हैं। डॉकिंग क्यों काटी जाती है? ये ऊन की गुणवत्ता को बनाए रखना। डॉकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऊन की गुणवत्ता को बनाए रखना। ये मुख्यतः ये क्रिया बेड में की जाती है और 1 से 2 सप्ताह, लगभग 10 से 12 दिन या 7 से 15 दिन भी ऑप्शन में हो सकता है, उसके अंदर ये डॉकिंग की प्रोसेस की जाती है। तो एक बार में जो भी अपन ने लिखा है उसको दोबारा एक बार अपन देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात आई सीयरिंग। बेड में ऊन कुतरने की जो क्रिया होती है उसको सीयरिंग कहा जाता है। बेड में ऊन 1 वर्ष में 2 बार काटी जाती है, लेकिन कुछ जो अधिक ऊन उत्पादन करती है उसमें 3 बार भी आप काट सकते हो। याद रखना है, इनका समय जब अपन बेड पढ़ेंगे तब उसका समय भी पढ़ेंगे कि कब काटनी चाहिए कब नहीं काटनी चाहिए, उसके बारे में भी अपन से बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा शेयरिंग। तो शेयरिंग में हुआ था कि नॉर्मली बेड के अंदर ऊन कुतरने की क्रिया को शेयरिंग बोला गया है। आइन, बेड में आंख के बुओं के चारों ओर के बेड जो होती है उसके आंख के बुए जो ये ऊपर वाले जो सारे बाल होते हैं उसको काटने की जो क्रिया होती है वो आइन कहलाती है। रिंगिंग, वृषण के चारों ओर के बाल काटने की क्रिया रिंगिंग कहलाती है। जब नर मेंढे को प्रजनन के लिए तैयार किया जाता है तो उस समय उसके वृषण के चारों ओर के बाल तथा नीचे वाले पेट के नीचे वाले जो बाल काट देते हैं उस क्रिया को बोलते हैं अपन रिंगिंग बोलते हैं। पुलेडूल, मरी हुई बेड से ऊन कुतरना। जैसे कई बार क्या होता है कि मेरिनो नस्ल या और भी कई प्रकार की नस्लें होती है जो अधिक ऊन उत्पादन करती है, वो किसी बीमारी के कारण मर भी जाती है तो उनको वो व्यर्थ नहीं जाने देते।
सिर्फ उनको निकाल लेते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं पुलेडुल, यानी मरी हुई भेड़ से ऊन उतरने की क्रिया। अगला आ जाओ क्लिपिंग। क्लिपिंग में आपने पढ़ा कि गाय भैंस में जो बाल काटने की जो क्रिया होती है उसे क्लिपिंग कहा जाता है। डिपिंग में आ जाओ, भेड़ के बच्चों को दवा से भरे हुए पात्र में डुबो कर निकालना। एक दवा का पात्र भर दिया जाता है, उसके अंदर भेड़ के बच्चों को पकड़ के उसमें डुबो कर बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया को बोला जाता है डिपिंग। तो बाहर उसमें डुबोकर बाहर निकालने से क्या होता है कि उसके जो बाह्य परजीवी होते हैं, जैसे जुएं, चीचड़े, पिस्सू, ये सारे के सारे बाह्य परजीवी से मुक्ति के लिए किया जाता है। ऑप्शन में आपके पास कई प्रकार के होंगे बेटा, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, बाह्य परजीवी को मारने के लिए, आंतरिक परजीवी को मारने के लिए। तो आपका एक ही ऑप्शन होना चाहिए कि आंतरिक परजीवी को मारने के लिए नहीं प्रयोग करते, न रोग प्रतिरोधकता के लिए, सिर्फ भेड़ में जो डिपिंग वाली प्रोसेस होती है उसका प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि बाह्य परजीवी जैसे जुएं, चीचड़े, पिस्सू खत्म हो जाए। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं डोकिंग, तो डोकिंग का प्रयोग किया जाता है मुख्यतः भेड़ों में किया जाता है। पूंछ काटने को डोकिंग बोला जाता है। और डोकिंग नॉर्मली देखो, सबसे पहली बात तो ये कि भेड़ों के अंदर ही क्यों किया जाता है, क्योंकि ऊन की गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए। और कब किया जाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि 7 से 15 दिन की आयु पर ये क्रिया की जाती है। तो ये अपन ने क्रिया पढ़ी, तो आप एक बार इनको अच्छे से लिख लेना और समझने की कोशिश करना। आगे देखो, आगे देखो बेटा, अब अपन बात कर लेते हैं सींगों से संबंधित क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, उस क्रियाविधि के बारे में बात कर लेते हैं। अपन सींगों से संबंधित वाली जो क्रियाविधि है, सींग से रिलेटेड जो अपनी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सींगों का प्रयोग। सबसे पहले ऊन है, सींग है, इनके अंदर क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। जैसे कभी आपसे पूछा जाए कि कौन से प्रोटीन पाई जाती है, तो क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जितने भी जैसे ये सब प्रोटीन के अच्छे स्रोत है, जैसे मांस है, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। अंडा है, इनमें सबसे ज्यादा बालों में, इनमें सबसे ज्यादा क्या होती है, प्रोटीन होती है। जब इनसे जैसे भी अंडा उत्पादन है, तो अंडा उत्पादन वाली मुर्गी को आप सबसे ज्यादा क्या दोगे, तो सबसे ज्यादा उनको भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो उनसे उत्पादन हो रहा है उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी है। वो प्रोटीन के अच्छे स्रोत है, तो अपन को आहार में प्रोटीन देने की आवश्यकता होती है। जैसे अभी मान लो किसी भी पशु के अंदर दूध उत्पादन कर रहा है, तो अपन उसको कौन से खनिज लवण की आवश्यकता होती है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दूध में कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो उस जानवर को भी कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अपन सींगों से संबंधित बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले कि सींगों को हटाने से संबंधित अपन बात कर रहे हैं कि सींगों को कैसे हटाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होती है। तो देखो, अगर कोई भी आप पशु है और उसमें जन्म से ही कोई सींग नहीं है, तो वो कहलाएगा पोल्ड। जन्म से ही, जैसे आपने देखा टोगनवर्ग बकरी में जन्म से ही सींग नहीं होते, तो वो कहलाएगा पोल्ड। यानी जन्म से सींगों का नहीं होना क्या कहलाता है, पोल्ड कहलाता है। एक होता है डिबडिंग और एक होता है डिओर्निंग। तो इन तीनों प्रोसेस के बारे में आप ध्यान रखना। सबसे पहले आता है पोल्ड। नवजात बछड़े में जन्म से सींगों का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है, पोल्ड कहलाता है। तो आपने देखा होगा टोगनवर्ग बकरी में जन्म से ही सींग नहीं होते, तो वो टोगनवर्ग का उदाहरण है। अगला आ जाओ डिबडिंग। नवजात बछड़े में सींग की बड़ को हटाना क्या कहलाता है, डिबडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डिबडिंग। नवजात बछड़े में सींग की बड़ को हटाना डिबडिंग कहलाता है। और अगला आ जाओ कि सींग को काटना। जब बड़े बड़े पशु होते हैं उनमें सींग काटने पड़ते हैं, जैसे अभी जलेबी आकार के सींग होते हैं मुर्रा में। जब जलेबी पूरी तरीके से राउंड हो जाती है, जैसे मान लो ये वाली कंडीशन आ जाती है, तो ये जो सींग होता है ये यूं घूम के वापस इस पे टच होने लग जाता है, तो इसको काटा जाता है। कई बार बड़े बड़े सींगों में, जैसे कांकरेज गाय के सींग बहुत बड़े होते हैं, तो कई बार जैसे मान लो किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं हो तो उनको थोड़ा काट दिया जाता है। तो ऐसी वाली क्रिया को बोला जाता है बेटा डिओर्निंग। पोल्ड में तो जन्म से ही सींगों का अनुपस्थित होना पोल्ड कहलाता है। और डिबडिंग में नवजात बछड़े में सींग की बड़ को दबाना। सींग की जो बड़ उगती है, आपने देखा होगा सींगों पे एक व्हाइट कलर की, जब वो नवजात बच्चा होता है, जैसे 7 से 10 दिन का होता है, तो उस पे एक व्हाइट कलर की बड़ उगती है सींग के स्थान पर, उस बड़ को दबाना डिबडिंग कहलाता है। और जब बड़े बड़े जानवरों में जो सींग काटे जाते हैं उस क्रिया को अपन बोलते हैं डिओर्निंग बोलते हैं। तो अपन सबसे पहले पोल्ड अपन ने पढ़ लिया, इसका उदाहरण टोगनवर्ग हो गया। और डिओर्निंग में अभी अपन ने डिओर्निंग करने के लिए आरी, क्लच वायर, आरी है, क्लच वायर है, ग्राइंडर है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है सींग को काटने के लिए। अब अपन डिबडिंग को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। और मैंने आपको बता ही दिया, डिओर्निंग में तो आरी, जो लकड़ी काटने की आरी आती है, और
क्लच वायर है, क्लच वायर से भी काट देते हैं, और एक ग्राइंडर आता है तो ग्राइंडर से भी सींग को काट देते हैं। लेकिन इनमें सबसे जो अच्छा होता है, जैसे आरी और ग्राइंडर से भी अच्छा सबसे ज्यादा क्लच वायर का प्रयोग किया जाता है। अब अपन थोड़ा डीबडिंग के बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं कि डीबडिंग में कब करनी है, कौन कौन से रसायन काम में ले जाते हैं, किस किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सींग की बड़ को दबाना डीबडिंग कहलाता है, सबसे पहला मैंने आपको बताया। दूसरी बात, डीबडिंग करने का जो उपयुक्त समय होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से आता है कि उपयुक्त समय कितना होता है, तो 7 से 15 दिन होता है। अगर आपके एग्जाम में 7 से 10 दिन आ जाए तो वो भी राइट है, 1 से 2 सप्ताह आ जाए तो वो भी राइट है। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में आए एक ही बात है, 7 से 15 दिन आ जाए या 1 से 2 सप्ताह आ जाए, तब आप इसमें डीबडिंग कर दोगे। उसके बाद इसकी विधियों के बारे में बात करते हैं कि डीबडिंग करने की विधियां कौन कौन सी होती है। तो डीबडिंग करने की विधियां 2 प्रकार की होती है। एक विधि होती है रासायनिक विधि, रासायनिक विधि, और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्निंग मशीन। दो प्रकार की इनसे काम में लिया जाएगा। पहली एक होती है रासायनिक विधि हो गई, और एक होगी इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्निंग मशीन विधि होगी। रासायनिक विधि के अंदर 2 प्रकार के रसायन काम में लिए जाएंगे, एक होता है KOH और एक होता है NaOH। एक तो क्या होता है KOH और एक NaOH होता है। KOH को अपन बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास। NaOH को अपन बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। ये 2 प्रकार के रसायन इसमें काम में लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो डीहॉर्निंग मशीन विधि होती है, इसका तापमान होता है 540 डिग्री सेल्सियस। ये एक मशीन होती है, जैसे मान लो ये एक मशीन है, इस मशीन को 540 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म कर लिया जाता है। गर्म करने के पश्चात उसको 5 से 10 सेकंड के लिए सींग की जो बड़ होती है उस पर रख दिया जाता है, और 5 से 10 सेकंड में वो बड़ नष्ट हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर मान लो 5 से 10 सेकंड से ज्यादा रह गया या गर्म ज्यादा हो गए तो इसमें दिक्कत होती है। लेकिन नॉर्मली जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है और सबसे सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि है वो रासायनिक विधि है, और इसका प्रयोग ही सबसे ज्यादा होता है। इसमें जो NaOH की यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की या KOH की छड़ें आती है, उन छड़ को बट्टी से उसमें घिस दिया जाता है। जैसे जब तक रक्त की कुछ बूंदें आ जाती है तब तक घिसा जाता है, और बाद में उसे वैसलीन लगा देता है तो सींग की बड़ वहां बिल्कुल नष्ट हो जाती है। प्रयोग की अगर बात करते हैं तो NaOH और KOH है, उनमें सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किया जाता है तो किसका करते हैं अपन, KOH का यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का करते हैं। लेकिन अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि NaOH का यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मुख्यतः प्रयोग किसमें किया जाता है, तो पशुशाला में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग आप पशुशाला के अंदर देखो सफाई में भी करते हो और भी कई कारणों में करते हो। लेकिन अगर आपसे मोस्टली पूछा जाए कि पशुशाला में मुख्यतः सोडियम हाइड्रोक्साइड का कार्य क्या होगा, तो उसका कार्य यही होगा डीबडिंग वाला, यानी कि डीबडिंग को सींग रोधन भी आप बोल सकते हो, और सींग रोधन भी ऑप्शन में हो सकता है और डीबडिंग भी हो सकता है। ये इसका मुख्य कार्य है। तो अपन ने पोल्ड पढ़ा, डीबडिंग पढ़ा, डीहॉर्निंग पढ़ा। नवजात बछड़े में जन्म से सींगों का नहीं होना पोल्ड कहलाए, जैसे मैंने आपको टोगनवर्ग बकरी का उदाहरण बताया। अगर अपन बात करते हैं डीबडिंग की, तो नवजात बछड़े में सींग की बड़ को दबाना डीबडिंग कहलाया, जो आपने 7 से 15 दिन में 2 प्रकार की विधियां पढ़ी, एक रासायनिक विधि थी और एक इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्निंग मशीन विधि थी। रासायनिक विधि में आपने पढ़ा कि ये जो क्रिया अपन प्रयोग में कर रहे हैं, या आप करोगे नॉर्मली NaOH KOH 2 प्रकार के रसायन काम में लोगे। KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा या कास्टिक पोटास भी कह सकते हो, NaOH का आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा और कास्टिक सोडा भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्निंग मशीन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्निंग मशीन का तापमान 540 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है, और इसे 5 से 10 सेकंड के लिए हॉर्न की बड़ पर रख दिया जाता है। जैसे हॉर्न की बड़ नष्ट हो जाती है सींग अपना, लेकिन मुख्यतः जो प्रयोग की जाती है वो आपको याद रखना है बेटा रासायनिक विधि, और रासायनिक विधि में भी KOH वाला मेथड काम में लिया जाता है। तो
अभी तक अपन ने पढ़ा कि नॉर्मली कई सारी चीज़ों के बारे में अपन ने बात की कि जानवरों की गणना कहाँ से करते हैं, किस वाले भाग से किया जाए, ओल्ड क्या हुआ, नॉर्मली डिबडिंग क्या हुआ, डिओनिंग क्या हुआ। तो इसी वाली क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है अपना एनिस्टस, फिर इसके बाद आएगा निम्फोमेनिया, एक एनिस्टस आया, एक निम्फोमेनिया आया और एक आया साइलेंट हीट। ये देखो साइलेंट हीट, सबसे पहले एनिस्टस आया, फिर निम्फोमेनिया आया, फिर साइलेंट हीट आया। तो सबसे पहले इनके बारे में आप समझने की कोशिश करना कि देखो एनिस्टस क्या होता है, निम्फोमेनिया क्या होता है, साइलेंट हीट क्या होता है। पशु के द्वारा मद में नहीं आना, पशु का मद में नहीं आना कहलाता है एनिस्टस। इसमें पशु मद में आता ही नहीं है और एनिस्टस का कारण होता है विटामिन ई की कमी। एनिस्टस का कारण क्या होता है, विटामिन ई की कमी होती है एनिस्टस का कारण। दूसरा, एस्ट्रोजन जो नामक हार्मोन होता है उसका कम मात्रा में स्त्रावण होना भी इसका एनिस्टस का कारण है। तो अगर आपसे पूछे कि पशु का मद में नहीं आना क्या कहलाता है, एनिस्टस कहलाता है, यानी बांझपन कहलाता है। इसका कारण विटामिन ई है और ये रोग किसकी कमी से, मतलब कौन से हार्मोन की उससे होता है, तो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का जब पशु शरीर में कम स्त्रावण होता है तो ये हो जाता है। अब अगर अपन बात करते हैं कॉमन, अगर इसकी बात करते हैं तो जो विटामिन ई है उसका शरीर में संश्लेषण होने के लिए सेलेनियम नामक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। और आपने पढ़ा होगा कि जब धान का भूसा जानवरों को अधिक मात्रा में खिलाते हैं तो सेलेनियम की अधिकता के कारण उनमें डेगलेना नामक रोग हो जाता है। और जो सेलेनियम होता है, अब माना मेरे पास धान का भूसा ही है और मुझे खिलाना भी है, अगर मैं उसको ज्यादा खिलाऊंगा तो सेलेनियम के कारण डेगलेना नामक रोग हो जाएगा। तो आप क्या करोगे उस समय, तो आपको ये करना है बेटा कि धान के भूसे को 1 घंटे के लिए डुबो कर रखते हैं पानी में और फिर उसके बाद खिलाते हैं ताकि सेलेनियम की मात्रा कम हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाइए निम्फोमेनिया, पशु के द्वारा मद के लक्षण अधिक प्रकट करना, यानी कि एस्ट्रोजन जो नामक हार्मोन है उसका स्त्रावण अधिक होना। पशु हीट में आएगा, अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन का स्त्रावण होगा तो वह एक दूसरी मादा के ऊपर चढ़ने लग जाएगा, बार बार रमाना, बार बार टॉयलेट करना, इन सभी लक्षणों को प्रकट करता है तो वो कहलाता है निम्फोमेनिया। अगला देखो, अगला आता है साइलेंट हीट। साइलेंट हीट का अर्थ क्या होता है, तो देखो पशु के द्वारा मद के लक्षण तो प्रकट करता है लेकिन कम मात्रा में करता है, यानी कि पूर्णतया प्रकट नहीं करता, इसको बोला जाता है साइलेंट हीट। और साइलेंट हीट मुख्यतया देखा गया है किसके अंदर, भैंस के अंदर साइलेंट हीट मुख्यतया देखा गया है और वो देखा गया है मध्य रात्रि के समय। आपको ये चीजें भी याद होनी चाहिए कि किसके समय देखा गया था, मध्य रात्रि के समय। तो अगर अपन बात करते हैं एनिस्टस के बारे में अपन ने बात की, निम्फोमेनिया के बारे में अपन ने बात की और साइलेंट हीट के बारे में अपन ने बात की कि साइलेंट हीट मुख्यतः भैंसों में दर्शाती है और वो मध्य रात्रि के समय। आगे देखिए, आगे इसी टर्मिनोलॉजी में आगे चलते हैं। एक होता है लीचिंग और एक होता है ब्लीचिंग। दो चीजें अपने पास, एक है लीचिंग और एक है ब्लीचिंग। तो लीचिंग का अर्थ तो होता है कि नॉर्मली वर्षा के जल के कारण पोषक तत्वों की हानि होना तो कहलाता है लीचिंग। नॉर्मली अगर अपन बात करें कि अगर वर्षा के जल के कारण अगर पोषक तत्वों की हानि होती है तो वो कहलाती है लीचिंग। लेकिन अगर प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी के कारण अगर किसी पोषक तत्वों की हानि होती है तो ये क्रिया कहलाती है ब्लीचिंग। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद होनी चाहिए, लीचिंग और ब्लीचिंग के बारे में आपको याद होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं पशु के चारा खाने से संबंधित में भी एक आता है, चारा खाने से संबंधित भी 2-3 टर्मिनोलॉजी आती है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो एक तो आता है सबसे पहले प्रीहेंसिव अंग। प्रीहेंसिव अंग आता है और इसके बाद पहले प्रीहेंसिव अंग के बारे में बात करते हैं। देखो प्रीहेंसिव अंग यानी पशु के द्वारा जमीन से चारा उठाना या चारा खाने का जो अंग प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है नॉर्मली प्रीहेंसिव अंग। जैसे मान लो बेड का होठों के द्वारा खाया जाता है, बेड में गाय जीभ के द्वारा खाती है, ऊंट होठों के द्वारा खाता है,
कुत्ता जीभ और आगे वाले पैरों से उठाने की कोशिश करता है। तो ये सारे के सारे जो जीभ का इनका प्रयोग किया गया, तो ये सारे के सारे प्रीहेंसिव होंगे। जैसे भेड़ों में ऊँट हो गया, ऊँटों में भी होंठ हो गया, बकरी के अंदर भी होंठों का हो गया, गाय के अंदर जीभ हो गया। तो ये सारे के सारे हैं प्रीहेंसिव अंग। तो पशु के द्वारा जमीन से चारा उठाने के लिए जो अंग प्रयोग किए जाते हैं वो प्रीहेंसिव अंग कहलाते हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि ये एक पेड़ है और ये जमीन वाला भाग। अब मेरे पास एक पशु है, बकरी। अगर बकरी के द्वारा जमीन से चारा खाया, यानी कि बकरी के द्वारा अगर पेड़ के नीचे कोई चारा गिरा हुआ है या चारा खा रही है, तो इस क्रिया को, जमीन से चारा खाने की क्रिया को बोला जाएगा निबलिंग। बकरी के द्वारा जमीन से चारा खाने की क्रिया कहलाएगी निबलिंग। अगर बकरी ने आगे वाले पैरों को पेड़ पर रखकर और फिर यहां से फूल और पत्तियां खाई, आगे वाले पैरों को पेड़ पर रखा और फिर फूल और पत्तियां खाई, तो ये वाली क्रिया कहलाएगी ब्राउजिंग। पहला जमीन से चारा खाया तो निबलिंग कहलाएगी, आगे वाले पैरों को पेड़ पर रखकर और पेड़ से फूल और पत्तियों खाए तो ब्राउजिंग कहलाएगी। लेकिन अगर बकरी जमीन से डायरेक्ट अगर फूल और पत्तियों को खा रही है, जैसे झाड़ियों से डायरेक्ट खाती है, तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं अपन ब्रूसिंग या चुठाई। ब्रूसिंग या चुठाई बोलते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रूसिंग और चुठाई का संबंध किससे? तो ब्रूसिंग और चुठाई का संबंध किससे है? बकरी से। तो ब्राउजिंग हो गया, एक ब्रूसिंग और चुठाई हो गया, और एक निबलिंग हो गया। अगर जमीन से चारा खाया तो निबलिंग, आगे वाले पैरों को पेड़ पर रखा और फिर खाया तो ब्राउजिंग, और डायरेक्ट अगर खाया तो वो कहलाएगा ब्रूसिंग और चुठाई। अब देखो, अगर नॉर्मली आपके पास एक आती है ग्रेजिंग वाली, तो ग्रेजिंग आती है एक, अगर गाय है, भैंस है और भेड़ है, तो भेड़ के द्वारा, गाय भैंस भेड़ के द्वारा जमीन से चारा खाने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है ग्रेजिंग, जबकि बकरी में वो कहलाती है निबलिंग। और एक अगर आपको थोड़ा सा देखो, एक जीरो ग्रेजिंग भी होता है। तो देखो, आपने देखा होगा कि चारागाह जो होते हैं, तो चारागाह को एक वर्ष में एक बार, यानी कि किसी भी फसल को जमीन से रगड़कर जब अपन काटते हैं तो उसको कहलाते हैं, अपन क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग बोला जाता है। जब अपन उसको जमीन से रगड़कर अपन पूरी तरीके से काट लेते हैं और उसको बोला जाता है जीरो ग्रेजिंग बोला जाता है। अब आप आगे देखिएगा, एक नॉर्मली अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो आहार के आधार पर भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जो नॉर्मली चीजों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन एक टॉपिक लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बारे में बात करते हैं, फिर आहार के अवयवों के बारे में बात करेंगे। तो ये भी अपना एक टर्मिनोलॉजी का पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा अणु होता है शर्करा। कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे छोटा अणु कैसा होता है? शर्करा होता है। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड, और एक होता है पॉलीसेकेराइड। कॉमन रूप से तीन प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से वैसे चार होते हैं, ओलिगोसेकेराइड होता है, लेकिन कॉमन अपना इन्हीं में काम हो जाएगा। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है गैलेक्टोज, और एक होता है फ्रक्टोज। अगर डाइसेकेराइड में अगर अपन बात करते हैं, तो डाइसेकेराइड में होता है माल्टोज, इधर होता है लैक्टोज, और एक होता है सुक्रोज। इधर अगर बात करते हैं पॉलीसेकेराइड में, तो पॉलीसेकेराइड में एक तो होता है स्टार्च, एक होता है ग्लाइकोजन, एक होता है सेल्यूलोज, और एक होता है हेमीसेल्यूलोज। देखो, ये सारे के सारे होते हैं। अगर अपन बात करें इनके अंदर, तो देखो, ये नॉर्मली मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स में, देखो इसके अंदर मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स में
शर्करा का जो अणु पाया जाएगा वो 1 पाया जाएगा। डाइसैकेराइड के अंदर 2 पाए जाएंगे, जबकि पॉलीसैकेराइड के अंदर 2 से लेकर 10 तक पाए जाएंगे। अगर ओलिगोसैकेराइड 2 से 10, पॉली में 10 से ज्यादा, तो ये सारे, लेकिन अपन कॉमन ओलिगो और पॉली को दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन, ये सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये होते हैं पॉलीसैकेराइड प्रकार के। ये मोनोसैकेराइड हो गया, डाइसैकेराइड हो गया, ये पॉलीसैकेराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। अब अगर बात करते हैं तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स के एक अणु था, जैसे ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। इधर डाइसैकेराइड में बात करते हैं तो माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। पॉलीसैकेराइड में बात करते हैं तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मली देखो ये वाला जो अपना काम था ये तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट से एक अणु था जो अपन ने लिखा कि मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज होगा। अब अपन बात करेंगे कि माल्टोज के अंदर 2 कार्बोहाइड्रेट्स थी, 2 शर्करा होनी चाहिए। तो माल्टोज में 2 कौन-कौन सी होगी, लैक्टोज में कौन-कौन सी होगी और ग्लूकोज सुक्रोज में कौन-कौन सी होगी, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो माल्टोज के अंदर 2 कार्बोहाइड्रेट्स कौन-कौन से होंगे, एक तो होगा ग्लूकोज और दूसरा भी होगा कौन सा, ग्लूकोज। लैक्टोज के अंदर एक होगा ग्लूकोज और दूसरा होगा गैलेक्टोज। सुक्रोज एक होगा ग्लूकोज और एक होगा फ्रक्टोज। ये वाले कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो देखो नॉर्मल डाइसैकेराइड में माल्टोज आपने पढ़ा, लैक्टोज पढ़ा, सुक्रोज पढ़ा। तो माल्टोज मिलकर बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, जबकि सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना होता है। ठीक है ना। स्टार्च तो 10 से ज्यादा है, तो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। तो इनके बारे में आपको याद होना चाहिए कि डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स किन से मिलकर बना होता है। जैसे माल्टोज था तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना, लैक्टोज किससे, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना, जबकि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बना। तो इनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अब अपन बात करेंगे इसके आगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। जैसे आपने पढ़ा कि मोनोसैकेराइड में अपन ने पढ़ा ग्लूकोज पढ़ा, फिर उसके बाद अपन ने ग्लूकोज में पढ़ा तो गैलेक्टोज पढ़ा। पहले मैं आपको मोनोसैकेराइड लिख रहा हूं, यहाँ पे ग्लूकोज लिखा, गैलेक्टोज पढ़ा अपन ने। इसके बाद अपन ने पढ़ा फ्रुक्टोज, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा माल्टोज, डाइसैकेराइड में माल्टोज पढ़ा, फिर अपन ने लैक्टोज पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा सुक्रोज, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा स्टार्च, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज आदि अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार पढ़े। अब अपन को डिटेल में पढ़ेंगे कि जैसे इसके अंदर से क्या क्या प्रश्न आएंगे। ग्लूकोज के अंदर से, लैक्टोज के अंदर से, फ्रक्टोज में, माल्टोज में, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। मैं आपको दोबारा बता दूं, अपन पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट जो कि आहार का एक मुख्य अवयव होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे छोटी शर्करा होती है, मतलब सबसे छोटा अणु होता है शर्करा। शर्करा के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा गया, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट्स का एक अणु था, डाई में 2 थे और पॉलीसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट्स के 3 अणु थे। जैसा आपने पढ़ा मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स में आपने ग्लूकोज पढ़ा, गैलेक्टोज पढ़ा और फ्रक्टोज पढ़ा। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स में आपने माल्टोज पढ़ा, लैक्टोज पढ़ा और सुक्रोज पढ़ा। जबकि पॉलीसैकेराइड जो प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स था उसमें अपन ने स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन आदि पढ़ा। फिर अपन अब पढ़ रहे हैं सारे कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने आपको साथ में लिख दिए। अब अपन इनमें से भाई किस कार्बोहाइड्रेट से क्या क्या प्रश्न आएंगे उसकी बात करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सबसे पहला आएगा बेटा प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा होगा, ग्लूकोज होगा, क्योंकि ग्लूकोज प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अवयव है। ठीक है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया। अगली बात दूसरा, अगर आलू का मीठापन, आलू अगर मीठा हो जाता है तो वो भी किसके कारण होता है, ग्लूकोज के कारण होता है। किसके कारण, ग्लूकोज के कारण। उसके बाद गैलेक्टोज में से आपको कुछ भी याद नहीं रखना, फ्रक्टोज में से याद रखना है
फलों की सबसे, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे मीठी शर्करा है। दूसरी बात, इसको फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, फल शर्करा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला, जो वीर्य में शुक्राणु को जो पोषण प्रदान होती है, वीर्य में शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली शर्करा भी कौन सी हो जाएगी बेटा? फ्रक्टोज हो जाएगी। माल्टोज में आपको एक चीज याद रखनी है कि इसको अंकुरित शर्करा के नाम से जाना जाता है, इसको अंकुरित शर्करा के नाम से जाना जाता है। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो अपन ने पढ़ा फ्रक्टोज पढ़ा, लेकिन दुग्ध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। तो आपने कभी कभी पढ़ा होगा साइलेज, साइलेज में भी मान के चलो कि साइलेज में मीठापन किसके कारण आता है? पढ़ा होगा आपने, अम्लीय साइलेज में ज्यादा क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है, क्योंकि लैक्टिक उसको दूध अवस्था में काटा गया है और वो दूध लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। सुक्रोज, सुक्रोज में हो जाएगा गन्ने में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स या गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? सुक्रोज है। फिर उसके बाद बचा स्टार्च, तो स्टार्च में आ जाएगा पादपों में भोजन, पादपों में भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है, इसीलिए इसे नॉर्मली पादप स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जंतुओं के अंदर जो भोजन होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, इसीलिए इसे पशु स्टार्च, उसे पादप स्टार्च कहा गया था और इसे पशु स्टार्च के नाम से जाना गया है। और आपने देखो भूसा जो भी पढ़ा होगा, क्रूड फाइबर, आपने नाम सुना होगा क्रूड फाइबर, सीएफ। तो क्रूड फाइबर के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो सेल्यूलोज होता है और हेमी सेल्यूलोज, ये लिग्निन, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कि नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स की कॉमन, तो पशु शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स 1% से भी कम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर अपन बात करते हैं तो वो पशु शरीर के अंदर 1% से भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए कि प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन सा पाया गया है, सबसे मीठा कौन सा है? नॉर्मली फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा कौन सा हुआ? फल शर्करा कौन सी है? वीर्य को पोषण प्रदान करने वाली शर्करा कौन सी है? आलू के मीठेपन के लिए कौन जिम्मेदार था? माल्टोज। अब ये देखो आलू में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स भी कौन सा है? स्टार्च है। आलू में कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा पाया जाता है? स्टार्च, जिसे फेरिना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन खाने से भी आपको 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम वसा खाने से आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन खाइए तो 1 ग्राम प्रोटीन खाने से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाने से भी 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा खाने से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर अपन बात करें नोट लगा के कॉमन चीजें कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की तुलना में, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की तुलना में वसा में 2.25 गुना ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। तो वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 2.25 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है नॉर्मल अगर अपन बात करें तो।